दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम। और अगले पार्ट के साथ हम उपस्थित हैं। पार्ट नंबर 14 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें विज्ञान कक्षा 6 एनसीईआरटी की बुक हम कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने ये देखा कि जो जल होता है वो महासागरों से भाप बन के उड़ता है, और जैसे जैसे वो ऊपर जाता है तो तापमान कम होता जाता है, और तापमान कम होने से वापस जो जल वाष्प होती है वो बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और जब बूंदें भारी हो जाती हैं, जब बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है तो वो वर्षा के रूप में गिरने लगती है, और कभी कभी तो ये बर्फ़ के रूप में भी गिरने लग जाती है। अब ये पानी वापस महासागरों तक कैसे पहुंचता है, तो दोस्तों हम देखते हैं वर्षा तथा हिम के रूप में पृथ्वी के विभिन्न भागों में आए जल का क्या होता है। प्राय समस्त भूपृष्ठ महासागरों के तल ऊंचे हैं। वर्षा तथा हिम के रूप में भूमि पर गिरा अधिकांश जल अंततः महासागरों में वापस चले जाता है। तो जो वर्षा से पानी पृथ्वी पर आता है वो पानी अंत में महासागरों में चला जाता है। पर्वतों पर हिम पिघलकर जल बन जाती है। यह जल पहाड़ों से झरनों तथा नदियों के रूप में नीचे गिरता है। कुछ जल जो वर्षा के रूप में गिरता है वह भी नदियों और झरनों के रूप में बह जाता है। अधिकांश नदियां भूमि पर लंबी दूरी तय करती हैं, अंततः किसी समुद्र या महासागर में गिर जाती हैं। तथापि कुछ नदियों का जल झीलों में बह जाता है। वर्षा का जल झीलों और तालाबों को भर देता है। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है और मृदा में विलुप्त होता हुआ प्रतीत होता है, और इसी जल का कुछ भाग वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायु में चला जाता है। शेष जल धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता रहता है और भौम जल के रूप में उपलब्ध हो जाता है। कुओं का भरण भौम जल से ही होता है। इसी प्रकार कुछ झीलों के जल का स्रोत भी भौम जल ही होता है। हैंडपंप या नलकूप से खींचा हुआ जल भौम जल से ही आता है। जिन क्षेत्रों में अधिक हैंडपंप और नलकूप होते हैं वह भौम जल प्राप्त करने के लिए हमें अधिक गहरी खुदाई की आवश्यकता होती है। अति उपयोग के कारण भौम जल के स्तर ये चिंता का विषय है। पहली चिंता को आपस में बांटना चाहती है। उन क्षेत्रों में जहाँ भूमि का वनस्पति कम है या बिल्कुल भी नहीं है, वर्षा जल शीघ्र बह जाता है। बहुत से ऐसे भी क्षेत्र हैं जब जमीन कंक्रीट से ढकी है। ऐसी भूमि में जल का रिसाव बहुत कम होता है, अंततः भौम जल की उपलब्धता प्रभावित हो जाती है। वर्षा का जल बहता जल अपने साथ मृदा के ऊपरी पृष्ठ को भी ले जाता है। अब हम ये जानते हैं कि भूमि की सतह पर वर्षा रूपी जल ओलों और हिम के रूप में महासागरों में वापस पहुंच जाता है। इस प्रकार जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जल वाष्प के रूप में वायु में जाता है, वर्षा और हिम और के रूप में वापस लौट जाता है, और अंत में वापस महासागरों में लौट जाता है। इस प्रकार के चक्र को हम जल चक्र कहते हैं। तो महासागरों से जल भाप बन के उड़ना और वापस महासागरों तक पहुंचना जल चक्र कहलाता है। ये एक निरंतर प्रक्रम है। इससे भूमि पर जल की आपूर्ति बनी रहती है। यदि भारी वर्षा हो दोस्तों तो क्या होगा? अगर भारी वर्षा हो तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी। तो बाढ़ आ जाएगी, झीलों तालाबों का जल स्तर बढ़ जाएगा। जल एक क्षेत्र में बढ़कर बाढ़ का कारण बनता है, जिससे गाँव और शहरों में पानी भर जाता है, जिससे फसलें, पालतू जानवर, मानव जीवन की अपार क्षति होती है। बाढ़ के समय में जल में रहने वाले जीव भी बह जाते हैं। जब बाढ़ का जल उतरता है तो ये जलस्य जीव जल भाग में फंसकर मर जाते हैं। वर्षा भूमि पर रहने वाले जीवों को भी प्रभावित करते हैं। अगर काफ़ी समय तक वर्षा न हो तो क्या होगा दोस्तों? सूखे की स्थिति आ जाएगी, यानी वहाँ सूखा पड़ जाएगा, और वहाँ पर जल स्तर भी कम हो जाएगा, इससे सूखा हो जाएगा। तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पानी के पीने की कमी हो जाएगी, पीने के पानी की, खेती की, हर चीज़ में पानी का उपयोग होता है, तो बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। अब हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं? जल को हम बहुत सारे तरीक़ों से संरक्षित कर सकते हैं दोस्तों। तो हमें संरक्षित करने के अलग अलग तरीके हैं जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। ये हम देखते हैं। हम वर्षा के जल का संग्रहण कर सकते हैं, और जल ही जीवन है, क्योंकि तो जल बचाना बहुत ज़रूरी है। तो जल जहाँ भी वर्षा के द्वारा गिरे तो उसको एकत्र करिए। वर्षा के उस जल का क्या होता है, जो ऐसे क्षेत्रों में गिरता है जहाँ अधिकांश क्षेत्रों में कंक्रीट की सड़कें होती है, तो वो नालियों में बह जाता है, और कुछ जल नदियों और झीलों तक पहुंच जाता है, जो बहुत दूरी पर हो सकते हैं। क्योंकि ये जल हमारे चारों ओर भूमि में वापस नहीं गया है, अतः जल को घरों में वापस लाने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता होती है। वर्षा जल संग्रहण
जबकि यहाँ दो तकनीकों का उल्लेख किया गया। छत के ऊपर हम टैंक पानी छत के ऊपर जो बरसात के द्वारा आता है उसको हम टैंक में ले जा सकते हैं। दूसरा, सड़क के किनारे बने नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधे पहुँचने दिया जाए, तो ये भी एक तरीका है जल संग्रहण का। तो भाप बन के कम उड़ेगा, तो हमारे पास काफ़ी मात्रा में पानी ज़मीन के अंदर जाएगा। तो दोस्तों, जल जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। वायु में वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन से जलवाष्प मिलती रहती है। जलवाष्प वायु में संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती है जो बादल से दिखाई देती है। बहुत सी छोटी जल की बूंदें परस्पर मिलकर वर्षा, हिम और ओले के रूप में गिरती हैं। वर्षा, ओले और हिम नदियों, झीलों, तालाबों, कुआं, मिट्टी में जल की आपूर्ति करते हैं। महासागरों और जलीय भाग के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आ जाती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा न होने पर सूखा पड़ जाता है। पृथ्वी पर उपयोग करने योग्य जल की मात्रा सीमित है, विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।